हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 10 की तैयारी कर रहे थे। अध्याय 10 सदिश बीजगणित चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 10.3 कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी मिल जाएगी, उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है यदि आप उस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल और कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहेगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, आपके लिए तैयार किया जाता है, उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि आपको वीडियो में मौज आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। साथ ही यदि लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस। वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके साथ ही आपको फ्री पीडीएफ नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत आती है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। साथ ही आप हमको पर्सनल तौर पर जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर न लगाते हुए एक्सरसाइज 10.4 का पार्ट 1 को देखते हैं। आगे बात करते हैं, और अभी आप समझने वाले हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल अथवा वज्र गुणनफल। तो अभी अदिश गुणनफल की यानी कि डॉट प्रोडक्ट की बात कर ली, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट की। अब बात करने वाले हैं सदिश गुणनफल की यानी वज्र गुणनफल की। तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो दो शून्येतर सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। ये होता है भाई फॉर्मूला, ठीक है। और यही आपकी परिभाषा हो जाएगी, क्योंकि ये परिभाषा बोर्ड एग्जाम में आई है। तो मैंने पहले भी कहा है आपको, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल दोनों ही परिभाषाएं बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करें तो जहां थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, और जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई है, ठीक है। और एन कैप क्या भाई, एन कैप सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर पर लंब मात्रक सदिश है। क्या है? लंब मात्रक सदिश है, ठीक है। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है, जिसके कारण इस गुणनफल को सदिश गुणनफल कहते हैं। दो सदिशों के सदिश गुणनफल को वज्र गुणनफल भी कहते हैं, क्योंकि इसे निरूपित करने के लिए हम वज्र यानी क्रॉस का प्रयोग करते हैं, क्रॉस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि ए वेक्टर बराबर 0 अथवा बी वेक्टर बराबर 0 है, तो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि शून्य सदिश की कोई दिशा नहीं होती है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 है। अगर इसमें से कोई भी ए वेक्टर या बी वेक्टर कोई 0 हो जाता है, तो फिर ए क्रॉस बी आप परिभाषित नहीं कर पाएंगे, एंगल परिभाषित नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपके सवाल बनते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं समझते हैं आप, जो लगी हुई है, ठीक है, लगातार, आसन्न यानी लगातार, आसन्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी, ओके। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है, अगर विकर्ण की बात हो रही है, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और वहीं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल की बात करें, तो आपको पता है, अगर ए बी सी डी में हम देखें तो विकर्ण क्या बनते हैं, ए सी और बी डी विकर्ण बनेंगे, तो उस आधार पर हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता देंगे, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए सी क्रॉस बी डी, जहाँ ए सी और बी डी विकर्ण है, ठीक है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो यदि किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, अगर हम त्रिभुज एबीसी में बात करें तो इस प्रकार से लेते हैं कि 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, 1/2 मॉड ऑफ बी सी क्रॉस बी ए,
1/2 मॉड ऑफ सी ए क्रॉस सी बी। तो यहाँ पर आपने गौर कर किया है कि तीनों ही फॉर्मूले में अगर हम बात करें तो आपको अगर लेना है ए बी और ए सी, तो देखो ए बी और ए सी में ए पहले ले लिया, फिर बी सी और बी ए में भी देख पा रहे हैं बी और बी ए, फिर सी ए और सी बी में भी इसी प्रकार से। तो ये एक पैटर्न के तौर पे आप देख पा रहे हैं, तीनों में ही कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दो समान सदस्यों का सदिश गुणनफल, अगर दो समान सदस्य हैं, ठीक है, तो उनका जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। तो देखो दो समान सदस्यों के बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री होता है, और साइन 0 का मान 0 हो जाता है, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। यानी कि चूंकि दो समान सदस्यों के बीच कोण 0 डिग्री होता है, इसलिए यदि एक कोई सदिश है तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए साइन 0 इंटू एन कैप, यानी 0 इंटू एन कैप, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0। अगर दो समान सदस्य हैं तो उनके बीच का जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। दो समरेख अथवा समांतर सदस्यों का सदिश गुणनफल, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। तो आपको पता है समरेख अथवा समांतर सदस्यों के बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो समरेख अथवा समांतर सदस्य है तो जो एंगल होगा थीटा वो 0 होगा अथवा 180 डिग्री होगा। और दोनों ही केस में जो साइन 0 या साइन 180 डिग्री की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर साइन 180 डिग्री बराबर 0। तो क्या कह सकते हैं भाई कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 0 इंटू एन कैप, है ना। तो इस आधार पे हम कह देंगे कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा यदि दो जो सदस्य हैं वो आपस में समरेख अथवा समांतर है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं दो सदस्यों के बीच का कोण, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करें तो हमारा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो शून्योत्तर सदस्य हैं जिनके बीच का कोण थीटा है। तो अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब क्या किया आपने कि दोनों पक्षों में हमने मॉड ले लिया पूरे, ये जो आप देख रहे हैं ना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हमने अगर दोनों पक्षों में मॉड ले लिया तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू मॉड ऑफ एन कैप, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब जो एन कैप होता है वो लंब मात्रक सदिश होता है, और मात्रक सदिश का परिमाण क्या होता है, मात्रक सदिश का परिमाण 1 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एन कैप बराबर 1, मॉड ऑफ एन कैप बराबर 1, यानी कि यहाँ पर मॉड ऑफ एन कैप की वैल्यू कितनी रख देनी है, आपको 1 रख देनी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मॉड ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो यहाँ से एंगल निकालने के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, दो सदस्यों पर लंब सदिश यानी वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। ठीक है, तो यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो शून्योत्तर और असमांतर सदिश हैं तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला बनता है दो सदस्यों पर लंब मात्रक सदिश यानी लंब सदिश। सीधे क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको याद होगा कि आदेश गुणनफल में भी हमने मात्रक सदिश के बारे में बात की थी, जो इकाई सदिश होता है या मात्रक सदिश होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, अगर आपको याद हो, इकाई सदिश या मात्रक सदिश, तो ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये फॉर्मूला मैंने आपको इकाई सदिश या मात्रक सदिश के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसी आधार पर है कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों पर लंब सदिश कहलाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर सिर्फ लंब सदिश पूछ रहा है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों पर लंब इकाई सदिश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लंब इकाई सदिश, तो ये हो जाएगा एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सिंपल, एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और अगर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों पर लंब एम परिमाण का सदिश पूछता है तो बस कुछ नहीं, एम का गुणा कर देंगे, तो एम ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इस प्रकार से दो सदिशों के सदिश गुणन के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रम विनिमय नियम की अगर हम बात करें, क्रम विनिमय प्रगुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आदेश होता था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आदेश के लिए हम कह सकते थे कि ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये नियम तो काम करता था, लेकिन सदिश के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ये नियम काम नहीं करता। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो शून्येतर और असमांतर सदस्य हैं तो हम इसके लिए इस तरीके से बोलते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर आपको पलटना है तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी क्रॉस ए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है तो हम उसको लिख सकते हैं माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वितरण प्रगुण की बात कर लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की बात कर लें, तो सदस्यों का सदिश गुणन सदिश योग पर वितरित होता है। किस प्रकार से वितरित होगा, ध्यान रखिएगा। यदि ए बी सी कोई तीन सदस्य हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये इस तरीके से आएगा। ए वेक्टर का गुणा हम बी वेक्टर के साथ और ए का हम सी के साथ करेंगे, तो इस तरीके से करने पर ही हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और अगर हम ऐसे लेते हैं कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा शुरुआत स्टार्टिंग से हम करेंगे बी का गुणा ए में और सी का गुणा भी ए के साथ ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, दो शून्योत्तर सदस्यों के समरेख अथवा समांतर होने का प्रतिबंध तो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो शून्योत्तर सदस्य है तो आपको पता है कि शून्योत्तर सदस्य क्या होता है, शून्येतर यानी शून्य से इतर, यानी जिनकी वैल्यू जीरो ना हो, जिनकी वैल्यू जीरो ना होकर कुछ और हो तो वो शून्येतर सदस्य, ये तो आपको पता है। अच्छा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जीरो हो जाएगी कंडीशन बोथ इम्प्लाइज दैट, यदि हम कह रहे हैं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समरेख अथवा समांतर सदस्य है, तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा इकाई सदस्यों आई कैप जे कैप और के कैप के सदिश गुण आपस में हम गुणा कराएंगे। जैसे हमने आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई देखा था, तो वहाँ पर आपस में गुणा करके देखा था ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट्स वेक्टर आई जे के। ठीक है, तो आपको पता है यदि ए एक सदस्य है तो हम कहते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर जीरो। अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि दो समान सदस्यों का सदिश गुणनफल जीरो के बराबर होगा। दो समान सदस्य यानी ए और ए, उनका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई यदि सदिश गुणनफल कराते हैं तो वो जीरो के बराबर आएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जीरो के बराबर होगा। अगर आई जे के का हम आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो आई जे के निर्देशांकों के अनुगत परस्पर लंब इकाई सदस्य। ठीक है, आई जे के निर्देशाक्षों के अनुगत परस्पर लंब इकाई सदस्य। अब जरा ये बात समझने की कोशिश करो, मैंने आपको बताया कि भाई एन कैप जो होता है वो लंब इकाई सदस्य होता है। क्या होता है भाई, एन कैप लंब इकाई सदस्य। लेकिन आप ये सोच सकते हैं सर ये लंब इकाई सदस्य है क्या। ठीक है, लंब इकाई सदस्य, तो लंब इकाई सदस्य और कुछ नहीं है। आपने एक्स वाई जेड अक्ष देखे, ठीक है, एक्स वाई जेड अगर मैं अक्षों की बात कर लूँ तो देखो एक्स वाई जेड ऐसे ले सकते हैं। तो अगर हमने ये कहा कि ये भाई ए वेक्टर है, ये भाई बी वेक्टर, तो ये लंब इकाई सदस्य एन कैप कहलाएगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ये कहलाएगा। तीसरा जो हिस्सा हो जाएगा वो आपका एन कैप के रूप में कहलाएगा। और आपको ये पता है कि भाई कि आई जे जो के होते हैं वो आपस में आई, या अगर हम ये एक्स कहते हैं तो ये आई कैप, इसको अगर हमने जे कहा तो ये वाई, और ये जेड तो ये हो जाएगा भाई के कैप। ठीक है, आपको ये पता है। तो आई और जे है, तो आई और जे के लिए जो के होगा वो लंब इकाई सदस्य कहलाएगा। अरे भाई बात समझ में आई, आई और जे अगर आपस में क्रॉस कराएंगे तो जो के होगा वो लंब इकाई सदस्य के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पर यही समझ रहे हैं कि यदि आई तथा जे का सदिश गुणन लेते हैं, अगर हम आई तथा जे का सदिश गुणन लेते हैं तो आई तथा जे वेक्टर के लिए, आई कैप तथा जे कैप के लिए, आई कैप तथा जे कैप के लिए जो एंगल होगा वो थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो आपस में 90 डिग्री हो रहा है। और लंब इकाई सदिश जो होगा वो एन कैप बराबर के कैप हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूले के आधार पर रखते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन 90 और के कैप, और आपको पता है कि आई और आई जे और के इकाई सदस्य कहलाते हैं, निर्देशाक्षों के इकाई सदस्य कहलाते हैं। इस हिसाब से मॉड ऑफ आई और मॉड ऑफ जे की तो वैल्यू हो जाएगी 1 साइन 90 का मान भी होता है 1, तो ये टोटल वैल्यू, ये इतनी टोटल वैल्यू तो हो गई 1, तो बच जाएगा सिर्फ क्या, के कैप। तो यहाँ से आप फॉर्मूले के आधार पर क्या कहेंगे कि आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। ध्यान रहेगा,
याद रखिएगा। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर हो जाएगा के कैप। तो इस आधार पे हम कहते हैं कि भाई आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, ठीक है। जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप और के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप। अब इसका अगर हम पलटे आपस में, ठीक है, तो आई जे था बराबर के कैप हो रहा था, तो जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा माइनस का के। अगर हम जे क्रॉस के कैप कर रहे हैं बराबर आई कैप, तो ये हो जाएगा के कैप क्रॉस जे कैप बराबर माइनस का आई कैप। अगर के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप कह रहे हैं, तो आई कैप क्रॉस के कैप बराबर माइनस जे कैप कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है, अभी मैंने ऊपर बताया था क्रम विनिमय नियम में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि आई जे कैप और के कैप इस तरीके से काम होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो इस आधार पे हम ये कहते हैं कि आई के बाद जे लेना है, जे के बाद के लेना है और के बाद आई लेना है, ठीक है। समझिए, देखिए आई और जे किया, तो आई और जे के बाद क्या आएगा, के आएगा। बस इनका क्रम हमेशा यही रहना चाहिए, आई के बाद जे के बाद के और के बाद आई, ठीक है। अगर हम लेते हैं जे क्रॉस के, तो जे के बाद आ जाएगा आई, ठीक है। और अगर हम लेते हैं के बाद आएगा भाई आई, के बाद क्या लेंगे आई, तो उसके बाद हो जाएगा फिर जे। तो ये आपका नियम बन जाता है। अब अगर इसको हम पलट दें तो फिर हम चिन्ह माइनस के आधार पर ले लेते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो आई जे के पदों में व्यक्त किए गए दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ये आपका आगे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम सवालों को हल करेंगे। यदि ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है और बी वेक्टर बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप है, तो ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका मॉड ऑफ आई जे के और a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है। इसी प्रकार से रखना, और ये सारणिक आपको चैप्टर नंबर 4 में आपने सीखा है, चैप्टर नंबर 4 में आपने सारणिक को हल किया है, तो इस आधार पे हम चैप्टर नंबर 4 के आधार पे ये कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ए क्रॉस बी के लिए अगर हम बात करें तो जो शुरुआत में होगा ए और फिर उसके बाद जो बी का क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पर आएगा भाई ए और यहाँ पर होगा बी, ठीक है। ये पहले आएगा ए वेक्टर फिर आएगा बी वेक्टर, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे उदाहरण नंबर 22 की, और उदाहरण नंबर 22 आपको कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप और बी वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दिया क्या भाई, दिया है कि ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप और बी वेक्टर बराबर हमको दिया है 3 आई कैप 5 जे कैप माइनस का 2 के कैप। तो हमें मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, किसकी मदद से ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, यहाँ पर आपको लेना है सारणिक के रूप में सबसे पहले आई जे के, और फिर हम पहले ए की वैल्यू रखेंगे 2 1 3 और फिर बी की तो 3 5 और -2, इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। अब सारणिक को हल कर लेंगे और R1 के आप सापेक्ष अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आई लेंगे, आपको पता है कैसे हल करते हैं, ठीक है। इनका आपस में गुणा होगा इनका, ठीक है, और ऊपर से गुणा करते ध्यान रखिएगा और बीच में माइनस लगाते हैं। सारणिक आपको हल करते बनती है चैप्टर नंबर 4 में, तो मैं सारणिक पर ज़्यादा गौर नहीं करूँगा, आपको हल करते आता है, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा अगर करूँ, देखो डायरेक्ट भी आपको करते बनता है, ठीक है। तो 1 गुणे -2 -3 गुणे 5, ठीक है। अगर आप चाहो तो -2 और -15 डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस के बाद माइनस लेते हैं जे कैप में, और यहाँ पर आ जाएगा ये बीच वाली लाइन छूटेगी तो 2 गुणे -2 -3 गुणे 3, ये इस तरीके से आएगा, और प्लस के कैप की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी लाइन छूटेगी तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 -3 गुणे 1, ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे। सो यहाँ से आप आई कैप और ये हो रहा है भाई -2 माइनस का 15 माइनस का जे कैप -4 माइनस का 9 देन के कैप और ये हो रहा है 10 -3, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है -17 आई कैप -4 13 माइनस प्लस हो जाएगा 13 जे कैप प्लस 7 के, ठीक है। आपको अगर परिभाषा याद हो तो परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है,
देख लीजिए, स्टार्टिंग में जाके देखिए, मैंने ये लिखवाया था कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, एक सदिश होता है। तो ये क्या मिल गया आपको, एक सदिश मिला, एक वेक्टर मिला, ठीक है। अब इसका हम मॉड निकाल लेते हैं, यानी आपको मॉड चाहिए था, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ माइनस 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है, ये कर लेंगे। तो ये होता है 289 289 प्लस 169 प्लस 49। तो ये करने पर आ रहा है आपका आंसर 507, ठीक है। तो ये भाई आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, उदाहरण नंबर 23 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहां ए वेक्टर दे दिया आपको आई प्लस जे प्लस के और बी वेक्टर दे दिया है आई प्लस 2j प्लस 3k। तो आपको याद रखना है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो लंबवत मात्रक सदिश, लंबवत मात्रक सदिश क्या होता है भाई, एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अभी यहाँ पर सवाल में आपसे ये कह दिया है कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर की जगह आपको इस्तेमाल करना है ए प्लस बी का, और बी वेक्टर की जगह इस्तेमाल करना है आपको ए माइनस बी का। बात को समझिएगा, सवाल में इस तरीके से कहा गया है, ठीक है, क्योंकि आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी के बारे में बात कर रहा है। उसके लिए आपको लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कर देना है, तो बस यहाँ से आप निकाल देंगे। तो फॉर्मूला अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो लंबवत मात्रक सदिश एन के लिए आप क्या फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ पर बनेगा ए प्लस बी, ठीक है, देन क्रॉस ए माइनस बी अपॉन में मॉड ऑफ, इसका मॉड निकाल लेंगे ए प्लस बी और क्रॉस में ए माइनस बी, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपका यहाँ से बनेगा और ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के बारे में। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर आपने निकाला तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, माइनस का j और माइनस का 2k, ठीक है। अब इसका क्रॉस निकाल लेते हैं, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। तो यहाँ से कितना बनेगा, आपको पता है कि हम लेते हैं आई जे के, देन ए प्लस बी के लिए रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 और 4, और ए माइनस बी के लिए आएगा 0 माइनस 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आई कैप, देन माइनस का 6 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का जे कैप। आपको स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट को हल करना आना चाहिए। जे कैप की बात करें तो माइनस का 4 माइनस का 0 हो जाएगा प्लस के कैप की बात करें तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का, या फिर माइनस का 0, इससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, ये हो रहा है माइनस का 2i कैप और प्लस का 4j कैप माइनस का 2k कैप, ठीक है। अब इसके हम मॉड की वैल्यू निकाल लेंगे, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी तो हो जाएगा अंडर रूट में माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना हो रहा है, 24 हो जाएगा, 4 4 8 और 16 24, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 24, 6 चौको 24 होता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें 6 गुणे 4 तो ये कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 6 कह सकते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं अतः अभीष्ट लंबवत इकाई सदिश, ठीक है, इकाई सदिश। तो लंबवत अभीष्ट लंबवत इकाई सदिश क्या कहलाएगा भाई, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ठीक है। सो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी आपने निकाला था, ये माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2i प्लस 4j माइनस का 2k और अपॉन में ये आएगा 2√6, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन लेने पर बन जाएगा माइनस का i प्लस का 2j माइनस का k कैप अपॉन में 2√6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, √6 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से
कह देंगे माइनस का 1/√6 आई कैप प्लस का 2/√6 जे कैप एंड माइनस का 1/√6 के कैप। ये हो जाएगा भाई आंसर। आगे बात करते हैं, उदाहरण नंबर 24 देखते हैं। आपको कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु ए दिया है आपको 1 1 1, बिंदु बी दिया है 1 2 3 और सी दिया है 2 3 1 है। ठीक है, तो बिंदु हमने ले लिए ए बी सी और स्थिति सदिश निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। अगर ए बी सी त्रिभुज दिया तो हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी करते हैं। ठीक है, तो स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर, यानी कि वेक्टर ओ ए वेक्टर क्या कहलाएगा भाई, ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के कैप। ठीक है, देन ओ बी वेक्टर अगर आप बनाते हैं तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। देन ओ सी वेक्टर अगर आप बनाते हैं तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आप याद रखिए कि ए बी क्रॉस ए सी करते हैं, या फिर बी ए बी सी करते हैं, या फिर सी ए सी बी करते हैं। ठीक है, तो उस आधार पे हम निकाल लेंगे। अगर हमने ए बी निकाला तो ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो ओ बी में से अगर हम ओ ए घटाएंगे तो आई में से आई गया तो आई तो कट जाएगा, 2 जे में से जे जाएगा तो बचेगा जे, और 3 के में से के जाएगा तो बचेगा 2 के। ठीक है, एंड ए बी देन ए सी, तो ए सी निकाल लेंगे नहीं, ओ सी माइनस का ओ ए, तो ओ सी में से ओ ए घटा दो तो 2 आई में से आई गया तो आई बचा, देन 3 जे में से जे गया तो बचा 2 जे, एंड के में से के तो कट जाएगा तो बचेगा के, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना कि हाफ ऑफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं। ए बी क्रॉस ए सी कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा आई जे के कैप। देन ए बी के लिए रखना है तो ए बी के लिए आएगा 0 1 2, और ए सी के लिए रखेंगे तो आएगा 1 2 और 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है सारणिक से। सो आई, और ये आएगा 0 माइनस का 4 माइनस का जे, और ये आएगा 0 माइनस का 2 प्लस का के कैप, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1। ठीक है, सो ये ले रहा है माइनस का 4 आई कैप प्लस का 2 जे कैप एंड माइनस का के कैप। ठीक है, अब यहाँ पर मॉड की वैल्यू निकालें, ए बी क्रॉस ए सी, इसका मॉड निकालेंगे तो हो जाएगा √-4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो 16 4 20 1 21 यानी √21। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना भाई, हाफ ऑफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी। तो ये आप आंसर निकाल रहे हैं √21 अपॉन यहाँ पर √21/2 इतना कह सकते हैं, और चूंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो जाएगा भाई फाइनल आंसर। ओके, उदाहरण नंबर 25 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप और बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप द्वारा दी गई हैं। तो समांतर चतुर्भुज के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से आपका मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो जो आपको दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो यहाँ पर आपको पता है मॉड ए क्रॉस बी निकालना है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, यानी कि आई जे के सारणी की मदद से 3 1 4 फिर 1 माइनस 1 और 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप ले रहे हैं आई के साथ आ जाएगा 1 प्लस 4 एकम 4 माइनस का जे लेंगे तो यह आएगा 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा। देन प्लस का के, और के लिए आप ले रहे हैं 3 एकम 3 और -3 आएगा। ठीक है, -3 और -1। ठीक है, सारणी का आपको हल करना आना चाहिए चैप्टर नंबर 4 के हिसाब से। ठीक है, तो 5 आई कैप देन प्लस का जे कैप हो रहा है एंड माइनस का 4 के कैप हो रहा है। ठीक है, इसका मॉड निकाल लेंगे। सो मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये निकल के आएगा √5 स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, तो 25 1 26, 26 16 42 हो जाएगा, तो रूट ऑफ 42। तो यहाँ से आप कह देंगे अतः अभीष्ट समांतर चतुर्भुज, अभीष्ट समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अभीष्ट समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना भाई, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर अंडर रूट 42 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।